नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक बहुत मस्त होने वाला है, बहुत मजा होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेसी क्या होती है ना। चलिए हम आज प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं इस जजमेंट को, ठीक है। और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज हमारे पास ये फंडामेंटल राइट बन चुका है कि भैया प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। चलिए देख, मैं आपको उन व्यक्ति का चेहरा दिखाता हूं। ये है वो व्यक्ति जिनका नाम है के.एस. पुत्तास्वामी। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1926 में हुआ था और इन्हें लगभग 97 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है, इनकी एज के। ये है वो 9 जज की बेंच जो बैठी थी इस केस के लिए, है ना, जिन्होंने अपना मतभेद किया था, आपस में डिस्कशन किया था, ये बताया था कि भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये आज के टाइम पे कुछ है हमारे इंडिया के। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है। मैं प्राइवेसी के बारे में बात करूंगा। देखिए, प्राइवेसी हर इंसान की होनी चाहिए अपनी जिंदगी में, फिर वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, जहां पे भी हो। पर्सनल प्राइवेसी पर्सनल होती है, प्रोफेशनल होती है। जो इंसान जैसे जीना चाहता है उसको जीने देना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तो आप बेशक जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। इस चीज की आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए, प्राइवेसी का मतलब हमारे लिए पहले क्या होता था कि भैया स्नान घर बना दिया गया है महिलाओं के लिए, पुरुष फिर भी बाहर ही नहाते थे, ठीक। पहले बहुत पहले के टाइम पे ऐसा, आज से 10-50 साल पहले की बात करूं, 100 साल पहले की बात करूं, तो ऐसा ही होता था। प्राइवेसी का मतलब क्या था कि एक छोटा सा घर, स्नान घर बना हुआ है, फिर भी और उतने वॉशरूम वगैरह तो होते नहीं थे, है ना। तो वॉशरूम के लिए फिर भी आपको बाहर जाना पड़ता था। पर बाथरूम होते थे, तो बाथरूम छोटा सा बना रहता था, तो वही प्राइवेसी थी पहले, है ना। पर आज के टाइम में आपको लगता है ये प्राइवेसी है आपकी, वो तो है ही। साथ साथ उसके बावजूद आपके फोन में कितनी सारी प्राइवेसी भरी पड़ी है, आपको है पता? जरा सा भी अंदाजा है? मतलब आप दिन भर में क्या सर्च करते हो। सोचो, अगर 1 मिनट के लिए वो कहीं पर डिस्प्ले कर दिया जाए ऐसे बढ़िया बड़ा सा बड़े अच्छे शब्दों में, धज्जी उड़ जाएगी आदमी की, तो धज्जी उड़ जाएगी उसकी, समझ रहे हो। तो आज के टाइम पे इंसान की एक डिग्निटी है भैया, हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ना केवल बेडरूम में, ना केवल वॉशरूम में, ना केवल बाथरूम में, प्राइवेसी इंसान जहां जाता है उसके साथ जाती है और वो उसको मेंटेन करे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भैया उसके प्राइवेसी का हनन हो रहा है या फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तीसरा, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज वैसे ही किया जाएगा जिस चीज के लिए लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास कस्टमर की तरह या फिर आता हूं एक कंपनी का नाम लेकर के और बोलता हूं कि मुझे आप ये फलाना मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे दे देते हो, तो मैं उसका वैसा ही इस्तेमाल करूंगा जिस चीज के लिए आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, ना कि मैं उसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर रहा हूं। आपने कभी सुना होगा कि किसी की फोटो यानी चेहरा उठा करके किसी और के न्यूड पिक में लगा दिया और उसको वायरल कर दिया? सोचो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। और दुनिया जो देखती है उसे लगता है कि अरे ये तो वही व्यक्ति है, ठीक है। ये भी प्राइवेसी का तो हानि हो रहा है। अब चौथा, अगर कोई व्यक्ति अकेला रहना चाहता है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाए, ये चीज लिखी हुई है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत वो इसका इंट्रिंसिक पार्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया? प्राइवेसी वो स्टेट के द्वारा हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, उनके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा राइट टू प्राइवेसी अंडर फंडामेंटल राइट के तहत, ठीक है। ये रोबस्ट रिजाइम डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर कोई केस चल रहा है व्हाट्सएप प्राइवेसी केस एंड गे राइट्स, आधार, है ना, इन सब पे भी इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। यूथेनेशिया एक ऐसा वर्ड है जिसे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इच्छा मृत्यु। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने साथ खत्म कर देना चाहते हो, अपनी एक डिग्निटी के साथ, है ना, एक वो कहते हैं ना कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, तो अगर आप उसके साथ खत्म करना चाहते हो और इसका कोई बहुत ठीक ठाक कारण है, कॉमन कॉज, है ना, तो आप खत्म कर सकती हो। यूथेनेशिया उसे कहते हैं, ठीक है। एबॉर्शन, अगर कोई लड़की चाहती है तो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकती है, वो चाहे तो अबॉर्ट करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, ये सब उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है। चलिए, अब इवोल्यूशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी सिंस पुत्तास्वामी जजमेंट 2017 में ये केस आया था और उसके बाद ऐसे कई सारे केस तो धड़धड़ाते हुए बाहर निकल करके आए, जैसे कि डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया 377 को। 377 क्या था कि अगर कोई लड़का और एक और लड़का आपस में
रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। मतलब ऑल सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन किसी भी जेंडर के वो डिक्रिमिनलाइज है, ठीक है, अब वो चीज नहीं रह गई है, ठीक है। राइट ऑफ एडल्ट्स टू मैरी अक्रॉस रिलीजन एंड कास्ट, कोई भी व्यक्ति, वो लड़की हो लड़का हो, अगर वो शादी करना चाहता है किसी भी अपने धर्म से हट करके किसी और धर्म में, या अपनी कास्ट से हट करके किसी और कास्ट में कोई लड़की है ये जो शादी करना चाहती है ना, तो अगर वो दोनों राजी हैं तो शादी कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, अगर वो उस लायक हैं तो, है ना। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी आपको शादी करने का मौका नहीं देती है। लड़की तो दे देगी पर शादी करने का मौका कभी नहीं देगी। तो जिंदगी इतनी छोटी है ना यार, उसको बस जी लो। और शिकायतें तो हर इंसान को रहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और शादी वादी करने का मौका ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है, ना कि शादी करना। और अगर आपकी इच्छा है शादी करने की और लड़की भी राजी है तो आप कर सकते हो शादी, बजाय किसी की मर्जी के आप शादी किसी से नहीं कर सकते। कोई अपनी जिंदगी में, अब एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये जो इससे मुझे एक बहुत सारे बात याद आ जाते हैं कि राइट टू मैरी तो है, पर फिर भी एक लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर नहीं सकता। फिर भी सोचो इसके बैकग्राउंड में क्या कारण होगा। आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा होता होगा ना। मैंने कई सारी चीजें ऐसी देखी है कि जब जीने की बात थी तो कोई कास्ट कोई धर्म नहीं देखा जाता, पर जब शादी की बात आती है तो कास्ट धर्म ये वो, मतलब फिर सब देखना इंसान शुरू कर देता है कि नहीं यार अब तो जिंदगी पूरी बितानी पड़ेगी क्या, अब देखो इसकी जिंदगी में कुछ है कि बस ऐसे ही, है ना। तो वही चीजें होती हैं। खैर ये चीजें तो अपनी अपनी हैं। चलिए टॉपिक से बढ़ते नहीं है क्योंकि आगे बढ़ते हैं। मैं आप कहेंगे सर तो एकदम राइट टू मैरिज में ही चले गए भाई। चलो, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये केस आया था जिसने क्या किया पता है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए कि किसी दो व्यक्तियों की शादी हो चुकी है, मेल मेल नहीं, मेल और फीमेल, पर फीमेल चाहती है कि नहीं यार मैं इसके साथ अपनी जिंदगी अब नहीं बिता सकती हूँ, या फिर उसे कोई और लड़का पसंद आ गया है, या फिर लड़के को कोई और लड़की या कोई कहीं और उसका पसंदीदा काम हो रहा है और वो जाकर के उनके साथ शादी में रहते हुए फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, उनके साथ जी रहे हैं। जो घर में ये औरत या घर में ये जो आदमी है वो दोनों एक दूसरे को बस झेल रहे हैं, जी नहीं रहे, झेल रहे हैं। तो इसका भुगतान हमेशा लड़कों को करना पड़ता था, ऐसा कहा जाता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो लगभग चीजें लड़कों को झेलनी पड़ती थी कि यार अगर लड़की चली गई तो और लड़का चला गया तो लड़का ही मजा कर रहा है कि लड़की झेल रही है ना। तो इसको एडल्ट्री कर दिया, मतलब डिक्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर भविष्य में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो भैया आप लोग एक दूसरे की लाइफ को बर्बाद ना करें, डाइवोर्स ले लें, उसके बाद अपनी जिंदगी जिसके साथ आप जीना चाहते हैं जिए। डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट तो है ना यार, तो फिर क्यों इतना परेशान हो। मान लो कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है, मैं फिर आपको एक चीज बताता हूँ, अगर काम कर रहे हो ना, बस काम करो मस्त एकदम, शादी हो भी जाती है ना तो एक चीज ध्यान रखना, डाइवोर्स भी होता है। अगर उस लड़की को आना होगा तो वो आपसे डाइवोर्स करके भी आ जाएगी उस टाइम पे भी, सिंपल। बन जाओ किसी लायक, कर लेना उससे शादी, अगर इतना ही मोहब्बत है किसी से तो ठीक है। और बार बार सर पगला गए हो का, बढ़िया प्यार मोहब्बत कहां बातें कर रहे हो। खैर ये बातें हैं, निकल जाती हैं मुझे थोड़ा दिमाग में आ गई चीजें। चलिए, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, राइट टू डाई विद डिग्निटी। भैया किसी को अपनी इच्छा से मरना है। देखिए जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको ऐसी बीमारी हो गई या फिर आप कोमा में चले गए और आपके महीने का खर्च है केवल हॉस्पिटल में रहने का 1-2 लाख रुपए, आपकी फैमिली कहां से अफोर्ड करेगी और कब तक। मान लीजिए कि 1 साल उसने अफोर्ड कर लिया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कर लिया, 5 साल के बाद भी आप कोमा से बाहर नहीं आ रहे हो, तो उस टाइम पे यूथनेशिया एक वर्ड होता है, इच्छा मृत्यु, वो आपको दे दी जाती है फिर, है ना, ताकि आप डिग्निटी के साथ मर सकें। ठीक, चलिए, इन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। पेटिशन 2017 में दाखिल की गई थी और उसके तहत भैया जब ये आधार कार्ड बन रहा था ना तो बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में है कि यार आधार कार्ड बन रहा है, आंखों का रेटिना लिया जा रहा है, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फोटो ली जा रही है, हर चीज। तो ये प्राइवेसी का वायलेशन ही तो था।
इसीलिए राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में डाला गया, ताकि इन केस कभी भविष्य में अगर किसी के राइट टू प्राइवेसी का वॉल्यूशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सके अंडर आर्टिकल 32। ठीक, क्लियर है ये बात? चलिए अब देखिए, यहाँ पे ये सब चीजें पढ़कर मैं बताऊं आपको मजा नहीं आएगा। यही मतलब है इन सब चीजों को जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं यार, बस मेरा काम है समझाना जो चीज लिखी है। पढ़कर अगर मैं ये डिक्टेशन थोड़े करूंगा बैठ करके। चलिए, केस उत्तर स्वामी केस जजमेंट 2017। बात करेंगे सर, इतना गुस्सा हो जाते कभी तो प्यार मोहब्बत बात है भाई। देखो ऐसा नहीं, देखो बात तो यहाँ बहुत सारी लिखी हुई है, उसको मैंने शॉर्टकट में बता दी है। ठीक है, अब आप लोग काम करो, थोड़ा सा रुक करके इसको पढ़ा करो। पढ़ने से पता है एक चीज होती है, हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो वो हमारे माइंड में वैसी ही जाती है। ठीक है, फिर हमें अगर मान लीजिए कि मैंने आपको चीज समझाई तो वो चीज आपको और क्रिस्टल क्लियर होती है। मान लीजिए कि मैंने बता दिया कि इसमें क्या लिखा हुआ, वो मैंने बता दिया, आप 10 मिनट बाद भूल जाओगे बाबू, भूल जाओगे, फिर आप वीडियो नहीं देखोगे, और नहीं देखोगे फिर आपको चीज याद नहीं आएगी। इसीलिए खुद पढ़ा करो, है ना? जो चीज यहां पे लिखी उसको आप खुद पढ़ो। चलिए, केस उत्तर स्वामी केस था, उसके जजमेंट में क्या कहा गया? 2017 में 9 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने अपहोल्ड किया फंडामेंटल राइट को, मतलब प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। और ये कहां से निकल करके आया? आर्टिकल 21 से। ठीक है, आज की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भैया प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज्यादा है। कोई किसी का फोन हैक करके उसकी वीडियो बना लेता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लेता है, कुछ भी कर लेता है ना? तो ऐसी बहुत सी चीजें आज के टाइम पे होती है। किसी के बैंक अकाउंट में पैसा निकल जाता है कब, तो यही सब चीजें हो रही हैं। हेल्ड दैट इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी यहां पे पढ़िएगा, इज नॉट एब्सोल्यूट राइट इन द एज ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, जो लोग इसको एब्सोल्यूट राइट समझ कर बैठे हो जो है वो नहीं है आज की डेट में। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि भैया आर्टिकल 21 के तहत इसको और एक्सपेंड किया गया है और राइट का पूरा प्लीथोरा बना दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई होगी कि जजमेंट से क्या चीज मेन निकल करके आई, वो है राइट टू प्राइवेसी, है ना? मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब वो हजारों पेज का जजमेंट होता है, वो पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग खराब हो जाता है। जनरली ये कहा जाता है कि प्राइवेसी इज सिनोनिमस विद द राइट टू बी लेट अलोन। अगर कोई व्यक्ति, मतलब देखो, कोई व्यक्ति अकेला है ना, उसकी अपनी एक प्राइवेसी है, उसकी इच्छा है कि वो अकेला रहे। अब कोई बाहर से पिंच कर दे, ए उठ बे, ए ये कर, ओ वो कर, वो बेचारा अकेला रह ही नहीं पा रहा है, तो उसकी प्राइवेसी कहां से मेंटेन हो पा रही है? इसीलिए राइट टू प्राइवेसी बनाया गया, ताकि जो चुल्लो बार बार आदमी मस्ती ना, ए बाहर आ रहा है, ए चल घूमने चलते हैं, वो ना हो। अब क्या कहा गया 2017 में? राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। इस केस में कहा गया, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, जो कि पार्ट 3 के अंदर आता है। मगर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है आप वो भी देख लीजिए। राइट में बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय स्टेट एक्शन दैट पासेस ईच ऑफ द 3 टेस्ट। ठीक है, ये 3 टेस्ट कौन कौन से हैं कि भैया सच स्टेट एक्शन मस्ट हैव अ लेजिस्लेटिव मैंडेट, it must pursue legitimate state purpose and it must be proportionate। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब देखिए, गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास? एक तो बीएन श्री कृष्ण की कमेटी बनाई गई थी, और आप याद रखिएगा कि प्राइवेसी को बचाने के लिए कौन आए थे? श्री कृष्ण आए थे, तो उससे आपको इनकी कमेटी का नाम ध्यान रहेगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, इसके तहत आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल यही आया था, जिसके तहत ये चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, ठीक है, 2023 में, अगर आप लोगों को याद होगा तो। 2 चीजें हैं यहाँ पर, डाटा प्रिंसिपल एंड डाटा फिड्यूशियरी। डाटा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल जिससे डाटा कलेक्ट किया गया हो, ठीक है, जैसे कि मैं हो गया, जैसे कि आप हो गए, ठीक। बट अगर डाटा फिड्यूशियरी किसे कहा जाता है कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये एक कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, ठीक है, जो डिसाइड ये करता है कि पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल डाटा, कि जो किसी व्यक्ति का डाटा लिया गया है उसको कैसे प्रोसेस करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। तो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का राइट, मान लीजिए कि मेरे पास क्या क्या राइट है, तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल
आपके क्षेत्र का कोई एमएलए है, कोई एमपी है, उसके पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, वो कैसा है, कैसा नहीं है, कितने क्रिमिनल केसेस है उसके ऊपर, कितने मर्डर केसेस है उसके ऊपर, कितने सिविल केसेस है उसके ऊपर, ये सब चीजें आप जान सकते हो ताकि आप अपना वोटिंग राइट पहचान सको और उनको उसके अकॉर्डिंग वोट दे सको। ठीक है, ये राइट है आपके पास, राइट टू कंसेंट। कंसेंट का मतलब समझ रहे हो, हाँ या ना, बताओ। यानी आपका डेटा मेरे पास आएगा, हाँ या ना। इसकी परमिशन कौन देता है? आप लोग। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, कभी ध्यान देना कि वो आपसे आपके गैलरी, कॉल लॉग, कॉन्टेक्ट और अगर कोई चीज होती है तो वहां का भी एक्सेस मांगता है। देना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, हर एक चीज का। चलिए, राइट टू इरेज। अब मैंने सर ये क्या हो गया, ये भी होता है क्या? देखिए, एक व्यक्ति था, उसने दारू के नशे में कुछ वैसा किया हुआ, उसके बाद उसको सजा मिली, ठीक है, 3 साल की। 3 साल की सजा मिली, उसके बाद वो जेल से बाहर आता है और फिर भी जब वो अपने समाज में जाता है तो लोग उसको वैसी ही नजर से देख रहे थे। कारण, क्योंकि सोशल मीडिया का जो जमाना है वहां पे कोई भी वीडियो बच नहीं पाती, फटाफट से वायरल होती है, वो वीडियो कैसी भी हो। वो भी वायरल हो गई। वायरल होने की वजह से भाई साहब की जिंदगी पर इतना खतरनाक प्रभाव पड़ा कि लोग उसको बुरा समझने लग गए थे और उसकी एक बहुत ही बेकार इज्जत हो गई थी समाज में। तो सुप्रीम कोर्ट गया, कहता है कि महाराज एक बात बताओ, हमने जो गलती की उसकी सजा तो हमने झेल ली, फिर भी क्यों ये सजा अब हमें जिंदगी भर मिलेगी? क्या हम समाज में जी नहीं पा रहे हैं? तो इसीलिए अगर आप, तो उस दिन से क्या हुआ कि भैया राइट टू इरेज का ऑप्शन आपको दे दिया गया कि अगर आप चाहते हो कोई चीज अपनी इंटरनेट से हटवाना, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई चीज, तो वो हटा दी जाएगी राइट टू इरेज के तहत। राइट टू नॉमिनेट। राइट टू नॉमिनेट क्या है, मुझे आप बताएंगे। 3 चीज मैंने बता दी, बहुत आसान सी चीज है। देखिए, कुछ सवाल तो मेरा भी बनता है पूछने का, ठीक है। अब चलिए, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये बोर्ड है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। क्या है ये? एडजुडिकेटिंग बॉडी है ये, टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द बिल। जो भी बिल में लिखा हुआ है उसको एनफोर्स करने का जो प्रोविजन है वो इसके पास है। चलिए, अब की फीचर्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये क्या है ये जानते हैं। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर अलाउ करता है ये कि भैया क्रॉस बॉर्डर डाटा आपका जाना है, नहीं जाना है ना, कुछ चीजों के लिए जाना है या फिर कुछ कंट्रीज, टेरिटरीज, कहां जाना है, कैसे जाना है, ये चीजें बताता है ये। फाइनेंशियल पेनल्टीज, मान लीजिए कि मुझसे कोई गलती हो गई, डाटा फिड्यूशियरी, मैंने अभी बताया डाटा फिड्यूशियरी क्या होता है, ठीक है, कि ऑन बिजनेसेस दैट अंडरगो डाटा ब्रीचेस, मैं किसी कंपनी के पास अरबों व्यक्तियों का डाटा है और वो ब्रीच हो गया, सोचो उस डाटा से कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या क्या कर सकता है उस डेटा से, जो है ना। और फेल टू नोटिफाई यूजर्स व्हेन ब्रीचेस, और वो ये बताने में असक्षम हो गया कि भैया आपका डाटा हमारे पास से गया, अब हम इसके जिम्मेदार नहीं रहे, तो क्या होगा? उसके ऊपर 50 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ के बीच का जुर्माना लगाया जा सकता है। और फॉर डाटा प्रिंसिपल, अगर कोई व्यक्ति है वो अपना कोई ऑनलाइन सर्विस लेना चाह रहा है बट वहां पे उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, फॉल्स जानकारी दे रखी है, तो उसके लिए भी उसे सजा मिल सकती है, ठीक है। ये कुछ एग्जम्पशंस हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करती है, एग्जिम करती है अपनी कुछ एजेंसियों को जो कि एडहेरिंग टू प्रोविजन ऑफ द बिल टू द इंटरेस्ट, है ना, कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंटिंग इनसाइटमेंट टू एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। गॉट इट? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइवेसी के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को प्राइवेसी के बारे में पता चल सके और अपनी कुछ चीजों को मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।